हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप बेटा सारे बच्चों ने लिक्विडेशन का लेक्चर नंबर 1 अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। बट बेटा आज हम लेक्चर नंबर 2 पर आ रहे हैं। आपको याद होगा बेटा कल हमने एडवांस अकाउंट्स का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करा था, दैट वाज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। So, moving on to the lecture number 2. Let's recapitulate. Yes, my friends, let's revise what we have done in lecture number 1. हमने सबसे पहले हमने क्या करा था लेक्चर नंबर 1 में। चलो फटाफट से उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहां पर क्या क्या स्टार्ट करा था बेटा। लिक्विडेशन का मीनिंग हमने करा था, मैंने आपको कल कहा था कि लिक्विडेशन को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। यस मेरे बच्चा, 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पार्ट 1 हमने कल कवर करा था। सर आज का टारगेट क्या है मेरे दोस्त? आज का टारगेट है पार्ट 2। यस मेरे बच्चा, पार्ट 2 इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। हमने जो पार्ट 1 थ्योरी बेस्ड था फ्रेंड्स, ये हमने कल अच्छे से कर लिया था। सो आज हमारे पास क्या है दोस्त? पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है? SOA, जिसको मैं कहूंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। अभी सर पार्ट 3 पार्ट 4 बेटा वो आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। पहले हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 पे रहेगा। ओके, पार्ट 1 थ्योरी बेस क्या था, आइए फटाफट से एक रिवाइज करते हैं, एक सारे लेक्चर का ओवरव्यू कल वाले लेक्चर का। सबसे पहला क्या था दोस्त? मोड ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के 2 मोड होते थे, मैंने आपको बताया था, एक था कंपलसरी, एक था वॉलंटरी। आपको याद होगा मैं कंपलसरी में कहता था बेटा कि सरकार की मर्जी, और वॉलंटरी में अपनी मर्जी। ओके, सो जो हमारे पास कंपलसरी वाइंडिंग अप था उसमें हमारे पास 2 ग्राउंड्स होते थे, इफ यू रिमेंबर। अगर सपोज कर लीजिए आप डेब्ट्स नहीं पे कर पाते हो तो फिर ऑब्वियसली आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो, यू आर नॉट एबल टू पे योर डेब्ट्स, तो ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड्स यू आर इंसॉल्वेंट, आपका निकल गया है दिवाला, तो आपको वहां पर कंपलसरीली वाइंडिंग अप होना पड़ेगा। फिर आपके पास याद होगा एक सेक्शन 271 और 272 था, जिसको हम कहते थे ग्राउंड्स अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स। दैट मीन्स कई बार ट्रिब्यूनल आपको बोलता है भाई तुम्हारी कंपनी जो है वो काम करने के लायक नहीं है, इसको बंद कर दे भाई, ठीक है, तुम्हारी कंपनी जो है दोस्त काम करने के लायक नहीं है, इसको बंद कर दे। सो इस केस में मेरे बच्चा हमारे पास होता था वॉलंटरी वाइंडिंग अप 31 मार्च 2017 तक। तो इसमें कंपनीज एक्ट लगता था, आपको याद होगा, बट अब हमारे पास लगता है IBC। सेक्शन 59 IBC के रूल्स करे थे बेटा हम लोगों ने। IBC सर फुल फॉर्म याद करें दोस्त, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो मैं आपको हर लेक्चर पिछले वाला एक बार क्लास में डेफिनेटली रिवाइज कराऊंगा। बच्चा हमारे पास वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल क्या था, इसमें अगर बच्चे याद करेंगे बेटा हमारे पास कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स होते थे। सबसे पहला क्या था कि कंपनी अगर मान लीजिए खुद रिजॉल्व करती है कि भाई उनको वाउंड अप करना है, तो यस स्पेशल रेजोल्यूशन जो है पास करके ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स पे उनको वाइंड अप कर दिया जाएगा। सेकंड क्या था, मैंने कहा था बेटा जब कंपनी देशद्रोही है, याद करिएगा, जब कंपनी वहां पर अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करती है, कंपनी फ्रेंडली रिलेशंस उन स्टेट से बनाती जो हमारी एनिमी है। फिर हमारे पास तीसरा फंडा क्या था बेटा, जब कंपनी जो है वो कोई इलीगल काम कर रही है, ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि कंपनी हेरा फेरी कर रही है, याद रखिएगा, या कंपनी का कोई ऐसा डायरेक्टर है जो हेरा फेरी में उतर आया है। सो बच्चे ये बातें हमने कल सारी डिस्कस करी थी। फिर इसमें एक और था कि अगर कंपनी मान लीजिए अपने रिटर्न्स टाइम पे नहीं फाइल कर रही, मतलब पिछले 5 सालों से कंपनी अगर अपने रिटर्न को फाइल नहीं करती, याद रखना दोस्तों, अगर पिछले 5 सालों से कंपनी अपने रिटर्न्स फाइल नहीं करती तो भी कंपनी को ट्रिब्यूनल वाउंड अप करने के ऑर्डर्स दे देगा। और अगर मान लीजिए ट्रिब्यूनल को लगता है कि इट इज जस्ट एन इक्विटेबल कि कंपनी को अब वाइंड अप कर दिया जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 पॉइंट्स हमने करे थे सेक्शन 271। 272 क्या था कि भाई वहां पर पिटीशन कौन फाइल करेगा। पिटीशन मतलब भाई अब यहां पर भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। मेरे प्यारे बच्चों को याद होगा बेटा मैं कहता था कि भाई अब वाइंडिंग अप तो करना है, बट वाइंडिंग अप का पिटीशन कौन फाइल करेगा। पिटीशन बच्चा वहां पर कंपनी भी कर सकती है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटरीज को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा पार्ट 4 का टॉपिक है, पार्ट 4 में हमने सारा डिस्कस करना ही करना है, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। रजिस्ट्रार भी कर सकता है, कोई भी ऐसा बंदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड होता है वो भी कर सकता है। या अगर मान लीजिए सरकार को लगता है कि भाई कंपनी हेरा फेरी कर रही है,
तो फिर सरकार बोलेगी दोस्त चल भाई कंपनी को वाउंड अप करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो सरकार भी खुद कर सकती। तो 5 जिन्हें थे, कंपनी, कॉन्ट्रीब्यूटरीज, रजिस्ट्रार, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ। राइट, फिर आपको याद होगा दोस्त हमारे पास एक था वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जिसको हम कहते थे अपनी मर्जी। सो कंपनी मीटिंग करके खुद भी बंद हो सकती है या कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपने क्लोजर को डिक्लेयर कर सकती है। ओके, अब कंपनी मीटिंग करके खुद कब बंद होती थी? जब कंपनी का एक स्पेसिफाइड पीरियड खत्म हो जाता था या कंपनी जिस पर्पस के लिए बनी है वो पर्पस खत्म हो जाता था। दोस्तों याद रखना, अगर मान लीजिए कंपनी जिस पर्पस के लिए बनी है वो पर्पस खत्म हो गया, तो अगर वो पर्पस खत्म हो गया तो कंपनी वाउंड अप हो जाती थी। राइट, फिर इसमें आता था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते थे सेक्शन 59 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। अब ये क्या था दोस्त, इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। मैंने एक बार आपको इसको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। पहला पॉइंट क्या था बच्चा, कि अगर मान लीजिए भाई एक बंदा, कॉर्पोरेट पर्सन, कंपनी, याद रखिएगा, अगर वो अपने आप को लिक्विडेट करना चाहता है तो पहले उनको देखना पड़ेगा भाई उन्होंने कोई डिफॉल्ट तो नहीं कमिट करा हुआ, मतलब कोई सरकार की पेनल्टी, कोई फाइन वगैरह तो नहीं देना, नंबर 1। नंबर 2, क्या उन लोगों ने नीचे दी हुई सारी कंडीशन सैटिस्फाई कर ली है? क्या कंडीशन थी सर? हमारे डायरेक्टर साहब को बुलाओ, कंपनी के डायरेक्टर साहब आएंगे, उनको बोलो भाई आप अच्छे तरीके से इंक्वायरी कर लो कि क्या कंपनी ने किसी का पैसा तो नहीं देना। याद करना दोस्त, ये पॉइंट होता था कि भाई वहां पर क्या कंपनी ने किसी का पैसा तो नहीं देना, क्या सारे एसेट बेच चुके हो, सारे एसेट बेच दिए ना भाई, क्या सारे डेप्ट पे कर चुके हो। तो पहला मुद्दा है, अगर लोगों का पैसा देना है तो दे दो। या तुम कंपनी इसलिए तो नहीं बंद कर रहे हो, तुम किसी को डिफ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये डायरेक्टर्स का एफिडेविट एक लगता था साथ में, साथ ही साथ डायरेक्टर्स के एफिडेविट के साथ ये डॉक्यूमेंट्स भी लगते थे। क्या? नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी लगेंगी पिछले लास्ट 2 इयर्स की। ठीक है, नंबर 1 क्या बच्चा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगेंगी लास्ट 2 इयर्स की। एसेट की वैल्यूएशन की रिपोर्ट लगती थी भाई, वो हमारा जो एक एक्चुअली मैंने आपको कहा था पर्सन होता है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो वो आता था और एसेट की वैल्यूएशन की रिपोर्ट लगाता था। और याद रखना भाई, वो बोलता था दोस्त एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, अब कंपनी को लिक्विडेट करेंगे, एक स्पेशल बंदा अपॉइंट करेंगे जिसका काम होगा, लिक्विडेटर जिसको हम बोलते हैं, जिसका काम होगा कंपनी के एसेट को बेचकर 4 हफ्तों के अंदर अंदर सारे वो कंपनी की लायबिलिटीज को सेटल करेगा। फिर कंपनी जो है वो रजिस्ट्रार को नोटिफाई करा देगी, हाँ जी भाई ये रेजोल्यूशन पास हो गया है। 7 दिनों के अंदर, 7 डेज के अंदर कंपनी वहां पर अपना नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार को दे देगी, और जैसे ही क्रेडिटर्स अप्रूव कर देते थे कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था। और कंपनी के एक कॉर्पोरेट पर्सन, कंपनी ने एजुडिकिंग अथॉरिटी को वहां पर उन्होंने इन्फॉर्म करना है कि भाई एक रिक्विजिट अथॉरिटी को इन्फॉर्म हो गया कि भाई कंपनी जो है अब बंद हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था सेक्शन 59 ऑफ आईबीसी। तो बच्चे याद करेंगे बेटा, यहां तक हमने कल इन डिटेल सारा करा था। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल पार्ट। सर थ्योरी खत्म, अरे भाई थ्योरी खत्म क्यों टेंशन लेते हो भाई, आज हम करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चा। आज का लेक्चर विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो फटाफट से दोस्त अपने कॉपी पेन निकाल लो और मेरे बच्चा लिखना शुरू करो। लिखना जरूरी है, याद रखना, मैं आपको हर लेक्चर में याद कराता रहूंगा, लिखना जरूरी है। ओके, अब पार्ट 2 क्या होता है बच्चे, फटाफट से हेडिंग लिख लें मेरे साथ साथ। दोस्त पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। राइट, सो ये हमारा पार्ट 2 है। याद रखना, इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा मैं अपने नोट्स के लिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, देखिए अब लिक्विडेटर क्या करता है, सारे सुनना दोस्त। लिक्विडेटर क्या करता है? लिक्विडेटर एक बनाता है एसओए और एक बनाता है डेफिशिएंसी अकाउंट। तो लिक्विडेटर दोस्त अपने पास 2 अकाउंट्स बनाता है, एक बनता है बच्चा एसओए और एक बनता है हमारे पास
डेफिशिएंसी अकाउंट। अब बच्चे मेरे से ये पूछते हैं सर एसओए क्या होता है। चलिए हम एक काम करेंगे दोस्त, हम एसओए का ना प्रॉपर एक फॉर्मेट बना लेते हैं। एक बात याद रखना बच्चा, एसओए जब भी आप बनाओगे एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाओगे, ठीक है। फॉर्मेट इसका कैसा होता है सर, फॉर्मेट को बच्चा क्या करते हैं हम लोग, कुछ लिस्ट में डिवाइड करते हैं। याद रखना सबसे पहले आती है लिस्ट ए, और एक फंडा याद रखना, लिस्ट ए को आपने फॉर्मेट में पहले ही लिखना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि जो लिस्ट ए की आइटम्स है उसको नीचे लिख दें, मतलब इसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि लिक्विडेटर जो है ये इसको प्रॉपर ऑर्डर में ही बनाता है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले लिस्ट ए में आता है बेटा एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। सर एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड मतलब जो एसेट गिरवी नहीं रखे। याद रखना, जिनको गिरवी नहीं रखा, नॉट प्लेज, गिरवी नहीं रखा। सो दोस्तों याद रखना, इनको गिरवी नहीं रखा, ये एसेट जो हैं हमने प्लेज नहीं करे, ठीक है, इनको हमने गिरवी नहीं रखा। तो ये एसेट वो हैं जो कंपनी के पास अपने पड़े हुए हैं, ठीक है। कंपनी ने इनको किसी के आगे, किसी क्रेडिटर के आगे प्लेज नहीं करा हुआ, गिरवी नहीं रखा हुआ, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है दोस्त, सबसे पहले आता है बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस तो बेटा अपना ही है, वो तो पैसा अपने बैंक में पड़ा हुआ है, जाके निकाल लो। अब एक बात और याद रखना जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं आपको भी आगे भी बताऊंगा कुछ फंडास के साथ। जब हम लोग यहां पर बात करते हैं ना एसओए की, तो एसओए के अंदर हम हमेशा यहां पर एसेट्स की ईआरवी रिकॉर्ड करते हैं। सर ईआरवी क्या होता है, ईआरवी होता है बच्चा, फुल फॉर्म में आपको बता देता हूं, एस्टीमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। सो मेरे दोस्त अच्छे से लिख लेना, इसे कहते हैं एस्टीमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। ये जितने भी एसेट्स होते हैं हम इनकी रिकॉर्ड करते हैं ईआरवी। अब बच्चा मुझसे सवाल करेगा सर ईआरवी रिकॉर्ड करना है मतलब जो इनकी बुक वैल्यूज होंगी जो हमने बैलेंस शीट्स में रिकॉर्ड करी होंगी, क्या उनको रिकॉर्ड नहीं करना? नहीं भाई, इनको ईआरवी के फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। क्यों? रीजन, लॉजिक। याद रखना दोस्तों, अकाउंट्स इज लॉजिक नॉट अ मैजिक। सो हर चीज का लॉजिक है, हर चीज का लॉजिक है। लॉजिक के साथ करोगे तो अकाउंट से मोहब्बत हो जाएगी, अगर तुम मैजिक के साथ करोगे तो बेटा मैजिक हमेशा टेम्परेरी होता है, ये फंडा याद रखना। सो अकाउंट्स इज लॉजिक। अगर तुम अपने सच्चे प्यार को आगे तक लेके जाना चाहते हो, उससे अपना लाइफ लॉन्ग उसको अपना पार्टनर बनाना चाहते हो, तो बेटा लॉजिक से चलना है। ओके, सो मेरा कहने का मतलब क्या है, फॉल इन लव विद अकाउंट्स, फॉल इन लव विद अकाउंट्स माय डियर फ्रेंड्स, इससे प्यार करो। जैसे यहां पर लॉजिक के साथ क्या सीन है, मेरी बात समझे। सबसे पहला फंडा, जो भी आपका एसेट है उसकी हमने ईआरवी रिकॉर्ड करनी है लिस्ट ए में। क्या मतलब बेटा, आज क्या वक्त है, लिक्विडेशन का वक्त है। लिक्विडेशन का वक्त है मतलब एसेट को बेचने का टाइम है। अब आपके पास सपोज कर लो कोई ऐसा एसेट है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट पड़ा है, आप बोलते हो मेरी बुक्स में फिक्स्ड एसेट 4 लाख रुपए का। तुम जब उसको मार्केट में बेचने गए तो पता लगा कि तुम्हें उसके सिर्फ 2 लाख मिल रहे हैं, राइट। सो तुम्हारे बुक्स में 4 लाख की क्या वैल्यू है लिक्विडेशन पे। तो लिक्विडेशन के टाइम पे कभी भी बैलेंस शीट नहीं देखी जाती दोस्त, याद रखना। लिक्विडेशन के टाइम पे कभी भी बैलेंस शीट नहीं देखी जाती। लिक्विडेशन के टाइम पे मेरे बच्चा देखा जाता है तुम्हारी एसेट का एक्चुअल मार्केट प्राइस, तुम्हें क्या मिलेगा जब तुम एसेट को बेचोगे। बिकॉज जितना पैसा मिलेगा बच्चा उसी से तो लायबिलिटी पे होगी, ठीक है। सो तुम्हारी मार्केट में एसेट बेचकर तुम्हें कितना पैसा मिल सकता है इस टाइम पे, जिसको हम कहते हैं ईआरवी। सो इसी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी रिकॉर्ड एवरी आइटम ऑफ लिस्ट ए एट ईआरवी, राइट। सो ये बच्चे दिमाग में रखना। अब यहां पर सर एसेट कौन कौन से कवर होते हैं, जैसे बैंक बैलेंस आ गया, कैश इन हैंड आ गया। बेटा इनको तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी रियलाइज्ड ही होते हैं। बैंक बैलेंस क्या है, बैंक में पैसा पड़ा जाके निकाल लो भाई। कैश जो अपने पास खुद के पास पड़ा है। डेटर्स को ईआरवी पे रिकॉर्ड करना है। टीआरएस बच्चा ट्रेड रिसीवेबल्स,
ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं बिल्स रिसीवेबल्स। याद रखना बच्चा, सो ट्रेड रिसीवेबल्स या बिल रिसीवेबल एक ही बात है, या डेटर्स। तो ये जो आपके पास रिलाइज हो सकते हैं उसको रिकॉर्ड करो। फिर अनपेड कॉल्स, अनपेड कॉल्स मतलब तुम्हारे जो शेयर होल्डर्स हैं तुम्हें कितना पैसा दे देंगे, कुछ कॉल्स इन एरियर्स है, क्या तुम्हें मिल गई है वो पैसे। ठीक है, सपोज कर लो तुमने किसी शेयर होल्डर से पैसे लेने हैं, तुमने उनसे पैसे ले लिए हैं, उसे कहते हैं अनपेड कॉल्स या कॉल्स इन एरियर्स रिसीव्ड। तो जो तुम्हें कॉल्स इन एरियर्स आ रहा है याद रखना उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तुम्हारे स्टॉक की ईआरवी, स्टॉक बेचोगे ना भाई, क्योंकि जो स्टॉक पड़ा है आज उसको बेचोगे तभी तो तुम्हें पैसा आएगा। पैसा आएगा तो तुम्हारे को लाइक वहां पर तुमने क्रेडिटर्स को पे करना है फिक्स्ड एसेट्स को बेचकर। सो याद रखना दोस्तों, लिस्ट ए के अंदर वो एसेट आते हैं, मैं दोबारा से बता रहा हूं अच्छे से सुन लें, लिस्ट ए के अंदर मेरे बच्चा वो एसेट आएंगे जो आपने प्लेज नहीं करे, जो आपने गिरवी नहीं रखे, क्योंकि बेसिकली माय फ्रेंड्स यहां पर वो एसेट है जो आपने किसी और को आगे सिक्योरिटी के तौर पे नहीं दिए हुए हैं, और ये एसेट हमारे हैं, हमारे पास पड़े हुए हैं, हम इनको बेचेंगे और इनको रिकॉर्ड करेंगे ERV पे, दैट मींस एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू पे। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें बुक वैल्यू से यहां पर कोई मतलब नहीं है। इस पूरे चैप्टर में मैं आपको बता देता हूं लिक्विडेशन में हमें यह मतलब नहीं है कि बुक वैल्यू क्या है एसेट की। बुक वैल्यू तो बच्चा मिलनी थोड़ी होती है, बुक वैल्यू तो बुक्स में रिकॉर्डेड होती है। एसेट को बेचकर जो तुम्हें पैसा आता है उसे हम कहते हैं ERV, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, सो ये हमारा क्या है बच्चा, दिस इज माय लिस्ट ए। ओके, सो आई होप मेरे दोस्तों ने अब तक नोट भी कर लिया होगा, आई होप एवरीबडी हैज नोटेड इट डाउन। फिर आता है बच्चा लिस्ट बी। अब लिस्ट बी क्या है, लिस्ट बी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त। लिस्ट बी है जो गिरवी रखे हैं, दैट मीन्स एसेट विच आर स्पेसिफिकली प्लेज्ड। और याद रखना दोस्तों, ऑर्डर 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 मतलब तुमने इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना मेरे बच्चा। याद रखना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इसको ऑर्डर मत चेंज कर बैठना, ये गलती मत कर बैठना दोस्त। ठीक है, सो लिस्ट बी क्या है, एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। अब जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड है हम उसकी बात करें, ये वो एसेट होते हैं जो आपने गिरवी रखे हैं। ठीक है, सो 2 मिनट अपने पेन्स को रोक दो, 2 मिनट कीप योर पेन्स डाउन, मेरी बात को सुन लो, फिर इसको आप आराम से नोट कर लेना। सर आपको वहां पर प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, चिंता मत करिएगा लिस्ट बी को रिकॉर्ड करने का। सबसे पहले लिस्ट बी में क्या होता है, लिस्ट बी में हम कॉलम्स बनाते हैं। पहला कॉलम होता है एसेट की ERV, दूसरा कॉलम होता है कितना आपने क्रेडिटर्स को देना है, क्योंकि ये वो एसेट है जो आपने क्रेडिटर्स के पास गिरवी रखे होंगे। ठीक है, अच्छा, फिर सपोज कर लीजिए एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की ERV है 1 लाख रुपए और तुमने क्रेडिटर्स को देना है 1,20,000, मतलब 20,000 की होगी डेफिशिएंसी। सर डेफिशिएंसी कैसे, अरे यार दोस्त आराम से सोचो, तुमने क्रेडिटर को 1,20,000 देना है। ठीक है, तुमने क्रेडिटर को 1,20,000 देना है और आज तुम्हारा एसेट बेचकर सिर्फ 1 लाख आता है, तो तुम्हें 20,000 का नुकसान है। हाँ जी सर नुकसान है, तो 20,000 तुम्हारा चला जाएगा डेफिशिएंसी में, राइट, 20,000 चला जाएगा डेफिशिएंसी में। ओके, तो ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि डेफिशिएंसी को हम लोग आगे चल के लिस्ट E1 बनाते हैं, उसमें ट्रांसफर करते हैं। डेफिशिएंसी कहां जाती है बेटा, लिस्ट E में, नीचे आएगी अभी लिस्ट, चिंता मत करिए, अभी के लिए खाली नोट कर लीजिए कि डेफिशिएंसी इज ट्रांसफर टू लिस्ट E। अच्छा, अब अगर सपोज कर लीजिए तुम्हारे पास एक प्लांट मशीनरी है, प्लांट मशीनरी में बच्चा 80,000 रुपए की ERV, मान लो प्लांट मशीनरी बेची 80,000 मिला, देना क्रेडिटर को सिर्फ 70,000 है। तो जिस क्रेडिटर के पास हमारी प्लांट मशीनरी मॉर्गेज थी, गिरवी पड़ी हुई थी, उसको हमने सिर्फ 70,000 देना है, तो भाई 10,000 का फायदा हो रहा है, 70,000 वो लेगा, 10,000 हमें बचेगा, तो 10,000 क्या है, सरप्लस। 10,000 क्या है, सरप्लस। सरप्लस को इस कॉलम में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो जो लिस्ट ए का टोटल आता है उसी के अंदर लिस्ट बी के इस अमाउंट को टोटल करके याद रखेंगे, हम कहते हैं
एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। कहने का मतलब कंपनी के पास आज की डेट में एसेट बेचकर इतना पैसा इकट्ठा हो गया है अपने क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने के लिए। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, लिस्ट ए और लिस्ट बी क्या होता है? लिस्ट ए में होते हैं वो एसेट्स, आप लोग साथ साथ नोट कर लो बच्चा, मैं वेट कर रहा हूं साथ साथ और आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। सो काइंडली बच्चे नोट भी कर लें और मेरी बात को सुनते भी रहें। सो दोस्त, लिस्ट ए क्या है? लिस्ट ए में है कि आपका जो एसेट है, जो आपने किसी को प्लेज नहीं करा, उसको बेचा, उसको बेचकर जो तुम्हें पैसा इकट्ठा हो गया, वो लिस्ट ए आ गया। ठीक है, और वो होती है रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्डेड। लिस्ट बी क्या है? जो तुमने एसेट किसी को प्लेज करा हुआ है। अगर तो मान लीजिए उस पे आ गई डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कब आती है? जब सपोज कर लो ईआरवी आपकी कम है और अमाउंट आपने क्रेडिटर्स को ज्यादा देना है। सो डेफिशिएंसी को हम कहां डालते हैं? लिस्ट ई में। सर लिस्ट ई क्या है? उसके लिए कर लीजिए 5 मिनट का इंतजार। सो मेरे बच्चा याद रखना, बड़ा अच्छा सा कहा है, 5 मिनट का इंतजार कर लीजिए, अभी बताता हूं लिस्ट ई क्या है। फिर 80,000 तुम्हारा अगर मान लो ईआरवी है, अगर तुमने क्रेडिटर्स को देना है सिर्फ 70,000 रुपया, तो बाकी 10,000 क्या है मेरे भाई? 10,000 तुम्हारा है सरप्लस। 10,000 तुम्हारा क्या है दोस्त? सरप्लस। सरप्लस को हम लोग इसी ईआरवी वाले कॉलम में ऐड करते हैं। सो ये वाली जो ऊपर लिस्ट है, लिस्ट ए की अमाउंट, लिस्ट बी की अमाउंट ऐड करके जो यहां पर टोटल आता है, इसको कहते हैं एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। राइट? अच्छा, जब हम लोगों ने इसका टोटल कर लिया तो ये हमारे पास आ गया लिस्ट ए और लिस्ट बी का टोटल। अब इसके बाद आई होप सबने नोट कर लिया होगा बच्चा, आई होप एवरीबडी हैज नोटेड इट डाउन। इसके बाद बेटा आपको नीचे ना एक बनानी होती है समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स जो है वो आप एग्जाम में अगर नहीं भी बनाओगे तब भी चलेगा, बिकॉज वो होती है बेकार। ये मुझे क्यों बताना पड़ता है? वाई इट इज बेकार, जिसको हम कहते हैं लो प्रायोरिटी। एक्चुअली समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स बनाओ या ना बनाओ, उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। राइट? तो समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स आपको बताना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा कोई बुक वगैरह में क्वेश्चन देखता है तो बुक के नीचे वहां पर कई बार यहां पर समरी बना के दी होती है, तो बच्चा बोलेगा सर आपने कराया नहीं था। ठीक है, तो आपने एक बात याद रखनी है कि समरी ऑफ ग्रॉस एसेट जो है दैट इज बेकार। अगर आप वो नहीं भी बनाओगे तो यू विल नॉट लूज एनी मार्क्स फॉर दैट। सो डोंट वरी अबाउट इट, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट इज नॉट टू बी मेड। तो ये बात दिमाग में रखनी बेटा, दैट इज नॉट टू बी मेड। तो बच्चा मैं आपको बता रहा था कि जो समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स है वो आपके लिए एक लो प्रायोरिटी काम है बेटा। अगर आप उसको नहीं भी करते हो ना मेरे दोस्त, तो बच्चा याद रखना, इसको अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो चिंता मत करिएगा, आपने क्या करना है, आपने सीधा लिस्ट ए और लिस्ट बी का टोटल करना है। सर ये आप ये क्यों बताते हो? बेटा बताना पड़ता है, बच्चा कल को कोई किताब देखता है या मान लीजिए आईसीआई का मॉड्यूल ही देख लेता है, सर उसमें ऐसा करा हुआ था आपने तो नहीं कराया, तो बेटा उसके लिए थोड़ा बताना पड़ता है। फिर फिलहाल ये क्या है? बेकार काम है। अच्छा, अब इसके नीचे नीचे ही हम क्या करते हैं, हम इसके नीचे नीचे ही बिल्कुल बनाना है। याद रखना ये फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे कंटिन्यूड रहेगा। आपने एसओए बनाना भी, ये एसओ ही चल रहा है। लिस्ट ए आ गया, लिस्ट बी आ गया, बिल्कुल ऐसे आपने लाइनिंग्स पूरी लिखी और इसके नीचे नीचे आ गए। फिर आप आ जाओगे ग्रॉस लायबिलिटी, एक कॉलम बनेगा और यहां पर आएगा लायबिलिटीज टू बी डिडक्टेड। अब देखो ये आपके पास पैसा इकट्ठा हो गया, ठीक है जी, ये आपके पास पैसा इकट्ठा हो गया। अब आपने इसमें से कौन कौन सी लायबिलिटीज को पे करना है? पैसा तो इकट्ठा कर लिया, अब वक्त क्या है मुन्ना? वक्त है लायबिलिटी को पे करने का, क्योंकि तुमने पैसा तो इकट्ठा कर लिया, अब वक्त है तुम्हारे पास लायबिलिटीज को पे करने का। सबसे पहली लायबिलिटी कौन सी होती है? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बच्चा लिस्ट होती है लिस्ट बी, मार्क कर लेंगे। बट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का दोस्त अमाउंट लिखते हैं ग्रॉस लायबिलिटी में। राइट?
क्यों सर? क्योंकि बेटा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो ऊपर लिस्ट बी में सेटल हो चुके होते हैं। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट कभी भी यहां नहीं लिखना, याद रखना। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट कभी भी इस कॉलम में नहीं लिखना, सिर्फ ग्रॉस लायबिलिटी में लिखते हैं। क्यों? वाई वाई वाई, रीजन इज वाई, रीजन इज बच्चा वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर ऑलरेडी सेटल अबव। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हम ऊपर लिस्ट बी में ऑलरेडी सेटल कर चुके हैं। अगर आप नोटिस करोगे, ये जो भी हम सारा कैलकुलेशन करते हैं ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही तो होते हैं। ये सारे मेरे दोस्त सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही तो हैं। आप दिमाग लगाओ ना यार, क्योंकि ये वो क्रेडिटर्स हैं जिनके आगे एसेट प्लेज्ड है। अगर इनके आगे एसेट प्लेज्ड है या गिरवी रखे हुए हैं तो ये सिक्योर्ड है। तो सिक्योर्ड खाली आपको यहां लिखना पड़ता है, बिकॉज आप लायबिलिटीज की लिस्ट बना रहे हो तो आपको सिक्योर्ड लिखना है। तो आपने सिक्योर्ड सिर्फ ग्रॉस लायबिलिटी में लिखना है, इस कॉलम में नहीं लिखना, राइट? ओके, फिर आता है लिस्ट सी। मेरे दोस्त याद रखना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, बार बार कह रहा हूं दोस्त, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ऑर्डर को चेंज नहीं करना बच्चा, याद रखेंगे, ऑर्डर को चेंज नहीं करना। हमारे पास फिर आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। बड़ा ही खास और धांसू पॉइंट है सर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं बेटा? इसके लिए नीचे लिखिए नोट 1। बड़ा ही धांसू पॉइंट है। तो नोट 1 मेरे बच्चा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। लो भाई, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, इसको यहां भी लिखते हैं और यहां भी लिखते हैं, दोनों तरफ लिखते हैं, ठीक है? ग्रॉस लायबिलिटी में भी और आपके पास लायबिलिटीज टू बी डिडक्टेड में भी। सो दोस्त अभी घबराना नहीं। अभी मन में सवाल उठेगा, सर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं? अभी बताऊंगा ना यार, क्यों टेंशन लेते हो? अभी बताऊंगा, इसी क्लास में बताऊंगा। तो कर ले तू थोड़ा सा इंतजार, फिर करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स से प्यार। तो बच्चा बड़ा अच्छा सी बात आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार, फिर हम करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स से प्यार। सो आप लिखेंगे नोट नंबर 1, ठीक है बच्चा? फिर हम क्या लिख रहे हैं? नोट नंबर 1। उसके बाद क्या आता है मेरे दोस्त? फिर आता है आपके पास लिस्ट डी। माफी चाहूंगा दोस्त, मेरे टाइपिस्ट ने थोड़ी सी गलती करी है, यहां पर आता है लिस्ट डी। लिस्ट डी आती है डिबेंचर होल्डर्स। फिर हमने पैसा देना है डिबेंचर होल्डर्स का, इसका है नोट 2। नोट 2 बेटा वही कहानी है, कर ले थोड़ा सा इंतजार, ठीक है? फिर आएगा डिबेंचर का वार, याद रखिएगा, फिर आएगा डिबेंचर का वार। ओके, सो डिबेंचर होल्डर्स को भी हम लोग यहां पे लिखते हैं। डिबेंचर होल्डर्स की लिस्ट होती है लिस्ट डी। तो याद रखेंगे दोस्त, लिस्ट बी सिक्योर क्रेडिटर्स, लिस्ट सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं उसके लिए नोट 1 का इंतजार करेंगे। डिबेंचर होल्डर्स होते हैं लिस्ट डी, डी से डिबेंचर होल्डर्स, याद रखिएगा, इसके लिए हम नोट 2 का इंतजार करेंगे। डिबेंचर होल्डर्स यहां पर फ्लोटिंग चार्ज वाले आते हैं। बच्चा सोचेगा सर फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है बेटा? फ्लोटिंग चार्ज मतलब ये वो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के किसी भी एसेट पे क्लेम कर सकते हैं। देखो, चार्ज दो तरह के होते हैं। सपोज कर लो मेरे पास कोई ऐसा क्रेडिटर है जिसका क्लेम मेरी कंपनी की एक बिल्डिंग पर है, एक बिल्डिंग जो एक पर्टिकुलर एरिया में है, उसे कहते हैं फिक्स चार्ज। वो क्रेडिटर किसी और मेरे एसेट पे क्लेम नहीं कर सकता। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? उसको सिर्फ क्रेडिटर को अपने पैसे चाहिए, वो मेरे किसी भी एसेट पे क्लेम कर सकता है। तो ज्यादातर डिबेंचर होल्डर्स फ्लोटिंग चार्ज वाले ही होते हैं, ठीक है? तो यहां पर हमारे पास क्या है? नोट 2। अभी नोट 2 में इसकी और एक्सप्लेनेशन आएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? देन वी हैव अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिसको हम कहते हैं बेचारे अकेले लावारिस क्रेडिटर्स। ये वो हैं जिनके पास कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इनको पैसा लास्ट में दिया जाता है। सो बच्चा आप समझ रहे हैं, एक तरह से ये आपका रैंक हो गया। पहले पैसा दिया जाएगा लिस्ट बी वालों को, फिर पैसा दिया जाएगा लिस्ट सी वालों को, फिर पैसा दिया जाएगा लिस्ट डी वालों को, फिर पैसा दिया जाएगा लिस्ट ई वालों को, ठीक है? सो ये बच्चा आपके पास अनसिक्योर्ड। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर अनसिक्योर्ड कौन से होते हैं? बच्चा ये आपने फॉर्मेट कंटिन्यू करना है। अनसिक्योर्ड के अंदर आते हैं आपके ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है? जो डेफिशिएंसी आती है, आपको याद होगा, जो लिस्ट बी से डेफिशिएंसी आती है, जो मैं आपको कह रहा था लिस्ट बी से डेफिशिएंसी आती है, जो मैं आपको ऊपर कह रहा था डेफिशिएंसी ये वाली,
ये वाली भाई, ये भी अनसिक्योर्ड मानी जाती है। लॉजिक है मेरे भाई, क्योंकि अगर 1 लाख रुपया का एसेट बिक रहा है, 1,20,000 का क्रेडिटर है, तो भाई एक्स्ट्रा 20,000 कहां से लाओगे? तो एक्स्ट्रा 20,000 जो है मेरे दोस्त वो तुम्हारे अनसिक्योर्ड चले जाएंगे। तो याद रखना, इसी डेफिशिएंसी को हम अनसिक्योर्ड में डाल देते हैं, लिस्ट बी से आती है। और याद रखना मेरे बच्चा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट में आती है। तो ये कंटिन्यूड है मेरे दोस्त, ये कंटिन्यूड है, याद रखना ये कंटिन्यूड है। तो ये हमारे पास आती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट। ठीक है बच्चा, तो ये बच्चे दिमाग में रखेंगे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेफिशिएंसी फ्रॉम लिस्ट बी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। अब बच्चा एक सवाल मुझसे करता है, सर हमने तो बचपन में पढ़ा था, बचपन मतलब क्या दोस्त, अभी ग्रुप 1 बचपन हो गया, पढ़ लिया हमने, क्या कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज को तो हम लोग बुक्स में शो ही नहीं करते? तो बेटा वो तो बैलेंस शीट में करा था ना, कि बैलेंस शीट में शो नहीं करते, उसको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, बट क्या तुमने कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अगर पे नहीं करनी होती? क्या पे तो करनी होती है। तो जब तुम्हारी कंपनी बंद हो रही है तो सब तरह की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। याद रखना दोस्तों, तुम्हें सब तरह की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, चाहे वो तुम्हारी नॉर्मल लायबिलिटी हो, चाहे तुम्हारी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो, तुम्हें सब तरह की लायबिलिटी पे करनी पड़ती है, राइट? सो ये बच्चा दिमाग में रखेंगे, हमारे पास ये सारे क्रेडिटर्स की पेमेंट कर ली, ये आ गई आपके पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। ठीक है, अच्छा अब एक बात याद रखना, ग्रॉस लायबिलिटी को तो हम एज इट इज टोटल कर देते हैं। और मैं आपको सच बताता हूं बच्चा, एक्चुअली सम के अंदर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो ग्रॉस लायबिलिटी का भी कोई काम नहीं है, ग्रॉस लायबिलिटी भी एक तरह से बेकार कॉलम है, बट बनाना है, याद रखिएगा। समरी ऑफ ग्रॉस एसेट नहीं बनाओगे चलेगा, नहीं बनाओगे चलेगा, कोई चक्कर नहीं है, बट ग्रॉस लायबिलिटी शो करना जरूरी है, वरना मार्क्स कटेंगे। याद रखना दोस्तों, मार्क्स कटेंगे, हमारे वहां पर एग्जामिनर भाई साहब हैं वो नाराज हो जाएंगे। सो एक बार फटाफट से ये हमने एसेट का पैसा इकट्ठा कर लिया। एसेट के पैसे में से आपने ये लायबिलिटीज डिडक्ट करनी है, कौन कौन सी? लिस्ट सी की, लिस्ट डी की, लिस्ट ई की। लायबिलिटीज डिडक्ट करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस होगा उसे कहते हैं एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी फॉर मेंबर्स। दैट मींस अब बारी आ गई शेयर होल्डर्स की। अब अगर यहां पर बैलेंस आया प्लस में तो क्या बोलते हैं दोस्त? उसे सरप्लस। अगर बैलेंस आया मेरे बच्चा नेगेटिव तो क्या बोलते हैं? उसे डेफिशिएंसी। तो अब अपने को मुद्दा यह देखना है कि बैलेंस हमारा प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। बैलेंस हमारा प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है तो वो हमारे लिए क्या है? सरप्लस। नेगेटिव आ रहा है तो क्या है मेरे बच्चा? डेफिशिएंसी, राइट? अब बारी आ गई मेंबर्स की। मेंबर्स में कौन कौन है बेटा? लिस्ट एफ। लिस्ट एफ में कौन है बेटा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो पैसा देना है दे दो, उसके बाद इक्विटी को दे दो। सब कुछ देने के बाद अब देखो लास्ट में आपके पास क्या बैलेंस बचता है, उसे कहते हैं लिस्ट एच। लिस्ट एच इज कॉल्ड एज सरप्लस और डेफिशिएंसी। दैट मींस कंपनी ने सबको पैसा दे दिया, क्रेडिटर्स को, ठीक है, क्रेडिटर्स को अपनी लायबिलिटी सारी पे कर दी, मेंबर्स को पेमेंट कर दी। उसके बाद अगर कंपनी के पास कोई पॉजिटिव बैलेंस बचता है तो सरप्लस, नेगेटिव बचता है तो डेफिशिएंसी। याद रखिएगा, पॉजिटिव सरप्लस, नेगेटिव डेफिशिएंसी। तो अगर बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये था क्या? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोस्त तो ये क्या था? आप थोड़ी सी एक बात सोचो, बेसिकली एसओए क्या है? जैसे आप एसओए बना रहे हो, ठीक है बच्चा, आपने ऊपर रखा लिस्ट ए, ये वो एसेट्स हैं जो आपके पास स्पेसिफिकली नॉट प्लेज्ड है, जो गिरवी नहीं रखे, उनकी आपने ईआरवी यहां पर रिकॉर्ड कर ली बच्चा। उन सारे एसेट्स की ईआरवी रिकॉर्ड कर ली। हाँ जी सर, ईआरवी रिकॉर्ड कर ली। फिर हमारे पास क्या आ गया दोस्त? फिर आ गया लिस्ट बी। ये वो एसेट्स हैं जो आपके प्लेज्ड हैं, ठीक है, जो आपके प्लेज्ड हैं उनका भी रिकॉर्ड कर लिया। अब ये हमारे पास एसेट का पैसा इकट्ठा हो गया बेटा,
ठीक है, ये हमारे पास क्या इकट्ठा हो गया कि हमने एसेट बेच बाच के इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। उसके बाद आपके पास क्या आता है बच्चा, लायबिलिटीज। फिर क्या आता है भाई, लायबिलिटीज आती है। अब लायबिलिटीज में आपको जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उसको आपने ग्रॉस लायबिलिटी में लिखना है, आपने यहां नहीं लिखना। फिर आपके पास आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट सी वाले, फिर आता है डिबेंचर होल्डर्स लिस्ट डी वाले, फिर आपके पास आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट ई वाले। इस पैसे से इन लायबिलिटीज को पे कर दो, फिर देखो कितना पैसा मेंबर्स के लिए बचता है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आपको पता है एफ मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और उसके बाद जी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनको भी पैसा दे दो। फिर देखो तुम्हारे पास लास्ट में क्या बचा। तो क्या था दोस्त, सिंपल फॉर्मेट, राइट, एक सिंपल फॉर्मेट स्ट्रक्चर है और कुछ भी नहीं है, राइट फ्रेंड्स। सो ये था हमारा एसओए। सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे सारे प्यारे बच्चों को एक बार एसओए समझ में आ गया होगा। देखो बच्चा, आपको फॉर्मेट से ना एक अराउंड 70-80% आइडिया लग जाता है कि सम कैसे करना है, बट एक्चुअल अगर आप 100% परफेक्शन चाहते हो तो आपको प्रैक्टिकल का वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों को मैं रिकमेंड करूंगा, दोस्त प्रैक्टिकल का थोड़ा सा वेट करें, ठीक है, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल का वेट करेंगे। अब इसके साथ हम क्या बनाते हैं, इसके साथ हम बनाते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। क्या बनाते हैं दोस्त, डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट बच्चा हमारे पास आता है लिस्ट एच में। डेफिशिएंसी अकाउंट बच्चा आपके पास दो फॉर्म में बनता है। देखिए, डेफिशिएंसी अकाउंट बच्चा आपके पास दो पार्ट्स में बनता है। ऊपर वाले पार्ट में आप इसको मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं, आप लिखेंगे आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी, आइटम्स जो डेफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट कर रही है, मतलब सिंपल सी बात कर रहे हैं, नुकसान वाली आइटम, लॉसेस। क्योंकि जो चीजें आपकी डेफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, दैट मींस दोज आर रिड्यूसिंग योर सरप्लस। सो दोज आइटम्स आर रिड्यूसिंग योर सरप्लस, तो वो आपका नुकसान कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अगर आपकी लायबिलिटी और कैपिटल आपके एसेट से ज्यादा है, आपकी लायबिलिटी और आपकी कैपिटल आपके एसेट से ज्यादा है, बेटा वो नुकसान ही तो होता है। लायबिलिटी ज्यादा, एसेट कम, नुकसान है, ठीक है। फिर अगर सपोज कर लो तुमने कोई डिविडेंड या बोनस डिक्लेयर करा, मेरे भाई ये भी तो तुम्हारे प्रॉफिट कम ही करता है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास जो नेट ट्रेडिंग लॉसेज हैं बिजनेस में, तुम्हारे करंट ईयर के या प्रीवियस ईयर के जितने भी लॉसेज हैं सारे रिकॉर्ड करो। तो डेफिशिएंसी अकाउंट में क्या होता है कि तुम्हारे जितने भी लॉसेज हैं सारे रिकॉर्ड करो। मेरे बच्चा याद रखना, तुम्हारे जितने भी लॉसेज हैं सारे के सारे रिकॉर्ड करो, ठीक है दोस्त। तो सारे लॉसेज को रिकॉर्ड करो। उसके बाद अगर मान लीजिए तुम्हारे को ईआरवी के वक्त कोई नुकसान हो गया, सर ईआरवी के वक्त नुकसान मतलब, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि ये जो पॉइंट मैंने लिखा है लॉसेज ऑन ईआरवी ऑफ एसेट्स, ये क्या है, ठीक है। तो आप चिंता मत करना दोस्त, लॉसेज ऑन ईआरवी ऑफ एसेट्स, पहले आपको मैं इसके ऊपर छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब बच्चा बोलेगा सर लॉसेज ऑन ईआरवी ऑफ एसेट्स क्या है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, उसकी मेरे बच्चा बुक वैल्यू है, मान लीजिए उसकी जो बुक वैल्यू है लेट्स से वो है 1 लाख रुपीस, ठीक है। मान लो जब उसको मैंने बेचा मार्केट में तो वो रियलाइज कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 70,000 रुपीस। अब बताओ बुक्स में एसेट की वैल्यू 1 लाख थी, मार्केट में बेचा तो कितने का बिका, 70 का। तुम्हें लॉस हो गया, ये सर 30,000 का लॉस हो गया। तो ऐसे लॉसेस जो होंगे वो तुम्हारे इसमें चले जाएंगे, किसमें, लॉसेस ऑन ईआरवी ऑफ एसेट्स, ठीक है। सो बच्चे बेटा फटाफट से एक साथ साथ नोट कर लें कि जो डेफिशिएंसी अकाउंट आप बनेगा, सबसे पहले तुम ऊपर रिकॉर्ड करोगे सारे नुकसान, सारे नुकसान। सबसे पहला नुकसान क्या होगा, अगर तुम्हारी लायबिलिटी ज्यादा है एसेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है एसेट्स कम है, राइट। अच्छा, फिर तुमने जो बोनस डिविडेंड डिक्लेयर करा, फिर जितने तुम्हारे करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, याद रखना मेरे बच्चा
अगर मैं CY लिख रहा हूं करंट ईयर, PY लिख रहा हूं प्रीवियस ईयर। एब्रीवेशंस को कोशिश करिएगा कि आप नोट्स तक ही अपने पास रखना, एग्जाम में मत यूज करना, ठीक है। तो CY क्या है मेरे दोस्त, वो है करंट ईयर। PY क्या है, प्रीवियस ईयर। इसके अलावा जितने भी लॉसेस आपके पास होंगे जो एसेट्स की ERV पे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख की लैंड बिल्डिंग है, 70,000 का अगर तुम उसको बेच रहे हो, 30,000 का तुम्हारा लॉस हो गया। तो ये जो सारा टोटल होता है मेरे बच्चा, याद रखना, इसको हम कहते हैं आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी और रिड्यूसिंग सरप्लस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग सरप्लस। पहले तो बेटा इसका टोटल कर लिया, यहां पर इसका टोटल आ गया, मान लो इसके टोटल का नाम है A, मान लो इसके टोटल का नाम है A। फिर सेकेंड आइटम क्या आती है बच्चा, आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग सरप्लस रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, मतलब जो तुम्हें प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जो तुम्हें प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसे कहते हैं आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग सरप्लस रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। इसमें क्या क्या आता है दोस्त, इसमें आता है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, एसेट ज्यादा लायबिलिटी कम, एसेट ज्यादा लायबिलिटी कम, ठीक है, फायदा ही है। तुम्हारे जो प्रॉफिट्स हैं करंट ईयर प्रीवियस ईयर के, और प्रॉफिट्स ऑन ERV ऑफ एसेट्स। सर प्रॉफिट्स ऑन ERV ऑफ एसेट्स, यस। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त, अगर आप बात कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। प्लांट मशीनरी का जो बुक वैल्यू है, अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं बुक वैल्यू का, मान लीजिए वो 1 लाख है, उसको सपोज कर लो मैं उसको अगर मार्केट में बेच रहा हूं, आई एम गेटिंग 1,30,000, सपोज कर लो, ठीक है। तो 30,000 का मुझे हो गया प्रॉफिट, 30,000 का दोस्त मुझे हो गया प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को मैं कहूंगा ERV का प्रॉफिट, राइट। तो सर ये सारी चीजें क्या इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी? यस माय डियर फ्रेंड्स, दीज एंटायर आइटम्स वुड बी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। सो आपने बिल्कुल चिंता नहीं करना बच्चा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से गिवन होगी, ठीक है। सो ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया पूरा डेफिशिएंसी अकाउंट का, इसको हम कहते हैं आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग सरप्लस, दैट इज रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। अब इसके टोटल को हम कहते हैं B, ठीक है दोस्त, इसके टोटल को हम क्या कहते हैं B। अब एक बात याद रखना, यहां पर क्या होता है, अगर मान लो A ज्यादा है और B कम है, आप लोग जब नोट करोगे इसको साथ में नोट कर लेना। मान लीजिए दोस्त अगर A ज्यादा है B कम है, मतलब नुकसान ज्यादा है प्रॉफिट कम है, तो हम कहते हैं यहां पर हो रही है हमें डेफिशिएंसी। क्या हो रही है बच्चा? डेफिशिएंसी। अगर मान लीजिए दोस्त A कम है और B ज्यादा है, तो हमें क्या हो रहा है? सरप्लस। क्या हो रहा है दोस्त? सरप्लस। तो ये डिपेंड करेगा, मान लीजिए बच्चा अगर आपके पास A मींस लॉसेस, लॉसेस ज्यादा है सरप्लस कम है, B सरप्लस, ओके। सो मान लीजिए आपके पास सरप्लस कम है, तो इसका मतलब डेफिशिएंसी। अगर मान लीजिए आपके पास B प्रॉफिट ज्यादा है, तो फिर आंसर क्या होगा? सरप्लस। तो वेरी सिंपल, राइट। अब मैं सारे बच्चों से पहले तो बेटा एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों ने अब तक SOA और डेफिशिएंसी अकाउंट के फॉर्मेट को प्रॉपर्ली मेरे भाई नोट कर लिया होगा, और बढ़िया तरीके से नोट कर लिया होगा विदाउट एनी डिले, ठीक है। सो बच्चा अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट बाय चांस अगर नोट नहीं कर पा रहा, तो मैं रेकमेंड क्या करूंगा भाई, तुम्हारे पास पॉज का ऑप्शन है, 2 मिनट क्लास को पॉज करके फॉर्मेट अपने सामने रख के प्रॉपर्ली पहले नोट कर लो, बिकॉज जब तक तुम्हारे पास फॉर्मेट ढंग से नोटेड नहीं है तब तक तुम कोई भी सब नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स की नोटिंग इज एसेंशियल, नोटिंग इज एसेंशियल, सारा फॉर्मेट प्रॉपर्ली नोट कर लेना है, ओके। क्योंकि ये फॉर्मेट जो है इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से किताबों में भी नहीं मिलेगा आपको, इसको सम्स करते वक्त आपको पता लगेगा कि इस फॉर्मेट की क्या वैल्यू है, ओके। सो दोस्त अब एक मजे की बात आपको बताता हूं, हमने सम तो कर लिया, ठीक है, हमने SOA बना लिया, SOA से हमने सरप्लस डेफिशिएंसी निकाल ली, डेफिशिएंसी अकाउंट बना लिया, उससे हमने सरप्लस डेफिशिएंसी निकाल ली, जो भी आ रही है हमारी यहां पर नीचे आंसर में, ठीक है। बट
हमें एग्जाम में पता कैसे चलेगा दोस्त कि हमने सम सही करा कि गलत करा? हमें कैसे पता लगेगा? हाउ वी विल कम टू नो दैट वी हैव डिड द सम करेक्टली? अब मैं आपको तरीका बताता हूं, हमें कैसे पता लगता है कि हमने सम को सही करा कि गलत करा। मैं आपको इसका बेस्ट वे बताता हूं। इसका क्या होता है बच्चा, एक बहुत बढ़िया सा जादू है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिएगा। इसको कहते हैं जादू का डब्बा। क्या है मेरे बच्चा जादू का डब्बा? बड़ा सिंपल है दोस्त। जो डेफिशिएंसी या सरप्लस एज पर एसओए आता है ना, उसका आंसर डेफिशिएंसी या सरप्लस एज पर डेफिशिएंसी अकाउंट हमेशा इक्वल आता है। मेरा कहने का मतलब क्या हो गया दोस्त, जादू का डब्बा जरा समझ लीजिएगा अच्छे से। जादू का डब्बा क्या है मेरे भाई, कि मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं हूं भाई, समझ लीजिए कि मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा कि जो तुम्हारा एसओए का आंसर आएगा डेफिशिएंसी या सरप्लस का, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द आंसर ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट। अगर तुम्हारे दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तुम सही हो, वहां पर बेंच पे खड़े होकर एग्जाम में तुम आराम से डांस कर सकते हो। अरे यार आ गया आ गया आ गया, बच्चा आराम से डांस कर सकता है, आ गया आंसर आ गया। अगर मान लो तुम्हारा ये दोनों मैच नहीं करता, तो फिर भाई कुछ तो गड़बड़ है। याद रखना बच्चा, हमारे कुछ बच्चे देखते होंगे, एक पुराना सीरियल आता था सीआईडी करके, उसमें बड़े स्टाइल से बोलता था कुछ तो गड़बड़ है, राइट। सो दोस्तों याद रखिएगा, ये जादू का डब्बा जो है बहुत काम की चीज है, बहुत 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 काम की चीज है दोस्त। सो बच्चे याद रखेंगे, मैं आपको एक बार आखिरी बार दोबारा बता रहा हूं, जो आपने एसओए बनाया था उसका जो लास्ट में डेफिशिएंसी या सरप्लस आता है, दैट मस्ट बी इक्वल टू डेफिशिएंसी और सरप्लस एज पर दिस डेफिशिएंसी अकाउंट। इफ इट इज इक्वल, डांस, इफ इट इज नॉट इक्वल, देन इन्वेस्टिगेट। ठीक है, बिकॉज यू आर सीआईडी, तो इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा कि पेपर में क्यों नहीं मैच कर रहा भाई, ये करना चाहिए मैच, राइट। ओके, सो ये कर लिया भाई, आई थिंक सबको क्लियर भी होगा। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। बट मेरे भाई एक बात आप लोग को और बताता हूं, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले यहां बताया था, कुछ फंडास बताऊंगा, कुछ नोट्स बताऊंगा। नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 2 है, ठीक है। तो हम एक एक करके थोड़ा प्यार से इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरे बच्चा डेफिशिएंसी या सरप्लस जब बनता है ना, उसके लिए आपने कुछ फंडास फॉलो करने हैं, ठीक है दोस्त। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप जब डेफिशिएंसी या सरप्लस बनाओगे तो आप कुछ फंडास को फॉलो करोगे। आप ऊपर हेडिंग लिख लीजिए, फंडास ऑफ एसओए एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। क्या लिखेंगे दोस्त? फंडास ऑफ एसओए एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। सबसे पहले फर्स्ट फंडा क्या है? पहला फंडा जिसको हम कहेंगे फंडा 1। बेटा हम लोग यहां पर कोई भी प्रॉफिट या लॉसेस जब करते हैं ना कैलकुलेट, जैसे आपको याद होगा दोस्त, फंडा 1 किससे रिलेटेड है? यहां पर टर्म आती है नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स या लॉसेस, ये फंडा 1 है। अब यहां पर प्रॉफिट्स भी आ रहा है, ये प्रॉफिट भी बच्चा फंडा 1 से रिलेटेड है। अब ये जो प्रॉफिट्स हैं या जो लॉसेस हैं, ठीक है बच्चा, ये प्रॉफिट्स और लॉसेस जो हैं क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं? बेटा इसमें डेप्रीसिएशन की सारी आइटम्स आ जाती हैं, क्योंकि वो भी एक नुकसान होता है। कोई भी इनकम टैक्स के चार्जेस होते हैं, याद रखना, इट इज नॉट चेंजेस। हमारे टाइपिस्ट भैया ने कमाल कर दी, इट इज चार्जेस। तो याद रखना दोस्त, इट इज चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स। कमाल कर दी भाई हमारे टाइपिस्ट भैया ने। तो भाई चार्जेस फॉर इनकम टैक्स, जो भी खर्चे होते हैं इनकम टैक्स के, मान लो कोई भी तुमने डिबेंचर या लोन पे इंटरेस्ट पे करना है, वो भी आ जाता है। अगर मान लीजिए तुमने कोई भी डायरेक्टर्स को पेमेंट करनी है, वो भी आ जाती है। तो मतलब जब हम बात कर रहे हैं लॉसेस की, तो लॉसेस के अंदर डेप्रीसिएशन, टैक्सेशन, इंटरेस्ट, पेमेंट टू डायरेक्टर्स सब कुछ इंक्लूड करते हैं। मतलब क्या होगा, कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा कि भाई इतनी डेप्रीसिएशन चार्ज करी, तो सर वो कहां दिखाएंगे? बेटा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में लॉसेस में जस्ट हो जाएगी। इतना इनकम टैक्स पे करा, कहां दिखाएंगे दोस्त उसको? वो डेफिशिएंसी अकाउंट में लॉसेस में जस्ट हो जाएगा। सर जी डिबेंचर पे इतना इंटरेस्ट पे करा, कोई बात नहीं यार, डिबेंचर पे इंटरेस्ट तो खर्चा ही होता ना मेरे बच्चा।
डिबेंचर पे इंटरेस्ट क्या होता है मेरे भाई? डिबेंचर पे इंटरेस्ट खर्चा तो होता है, तो खर्चे का इंटरेस्ट कहां दिखाओगे? कहां दिखाओगे बच्चा? वो खर्चा है, ट्रेडिंग लॉसेस पे चला जाएगा। डायरेक्टर्स को पेमेंट करा, ठीक है वो। बट इसमें सिर्फ एक बात याद रखिएगा, छोटी सी बात, कई बार क्या होता है कि आप कोई भी एक्सेप्शनल या नॉन रेकरिंग खर्चे या रिसीव्स करते हो, इट इज और, तो वो भी आपके लॉसेस में चले जाएंगे। सो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि कई बार कुछ ऐसे खर्चे किए जाते हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, या ऐसे नुकसान हो जाते हैं जो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, वो भी ट्रेडिंग लॉसेस के अंदर चले जाएंगे। क्योंकि देखो, अब आप बिजनेस शट डाउन कर रहे हो, चाहे लॉस नॉर्मल हो या अबनॉर्मल हो, शो एवरीथिंग। पहले क्या होता था, कई बार हम कहते थे यार ऑपरेटिंग लॉसेस को दिखाओ, नॉन ऑपरेटिंग को मत दिखाओ, बट यहां पर अब ऐसा कोई फंडा नहीं है। कहता है कुछ भी तुम्हारी रिसीव्स हैं, तुम्हें पैसा आ रहा है उसको रिकॉर्ड कर लो, पैसा जा रहा है उसको रिकॉर्ड कर लो, सब कुछ उन लॉसेस या प्रॉफिट्स में दिखा दो। सो याद रखना बच्चा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं, दोबारा से बोल देता हूं, लॉसेस में डेप्रीसिएशन आ गया, यस सर आ गया, बच्चे नोट करते जाएं साथ साथ। इनकम टैक्स आ गया, यस सर आ गया, इनकम टैक्स भी आ गया। सर जो आपने इंटरेस्ट पे करा डिबेंचर होल्डर्स को, वो भी आ गया। सर जो आपने डायरेक्टर्स को पेमेंट करी है, वो भी आ गया। सर कोई नॉन रेकरिंग नेचर के खर्चे या रिसीप्ट, वो भी आ गए। तो फंडा वन कहता है कि ऊपर डेफिशिएंसी अकाउंट में जब हम यहां पर रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट्स या ट्रेडिंग लॉसेस, तो इसमें सोच समझ के लिखिएगा। ये सारी आइटम्स अगर क्वेश्चन में गिवन होगी, ये उसके अंदर आपने शो करनी है। ओके, फिर फंडा टू क्या है? फंडा टू है मेरे भाई, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत ही काम की चीज है, कि लिस्ट ए में एसेट जब नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड होते हैं, हमें सिर्फ ईआरवी से मतलब है। हमें किससे मतलब है? ईआरवी से। याद रखना, अगर कोई कॉल्स इन एरियर्स का पैसा आता है, हम उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सर ये तो आप बता चुके हो। बेटा मैं बता तो चुका हूं, बट कई बार क्या होता है, बच्चे को बताने के बावजूद बच्चा भूल जाता है। फिर मैं बच्चे को नीचे फंडे के तौर पे नीचे लिखवा देता हूं, दोस्त तेरे दिमाग की घंटी बजा रहा हूं, जरा जागते रहियो मेरे बच्चा। क्या कि अगर एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, तो तूने उस केस में सिर्फ ईआरवी दिखानी है, सिर्फ ईआरवी दिखानी है, सिर्फ ईआरवी दिखानी है। सर की टेप अटक गई। अरे नहीं भाई, मेरी टेप नहीं अटकी, मैं सिर्फ आपको बार बार एक चीज को रिपीट कर रहा हूं कि आपके दिमाग में बेटा क्लास में ही बैठ जाए, तुम्हें घर जाके दिक्कत ही ना हो कि सर ने तुम्हें यह चीज बोली थी। तुम्हारे को आज ही तुम्हें लर्न करा के भेजूंगा कि ईआरवी दिखानी है। और याद रखना, ये हमेशा इंक्लूड करेगा कॉल्स इन एरियाज रियलाइज्ड। क्या रिकॉर्ड अपना करेगा? जो आपको कॉल्स का पैसा आया। ठीक है। लिस्ट बी में याद रखना, लिस्ट बी में एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड होते हैं, दैट विल नॉट इंक्लूड एनी अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, और एनी डेफिशिएंसी। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी अनकॉल्ड कैपिटल है, मतलब जो पैसा आपने मांगा नहीं, ठीक है, जो पैसा आपने मांगा नहीं वो कभी भी नहीं आता यहां पर। तो जो पैसा आपने मांगा नहीं दोस्तों, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब कोई भी अनकॉल्ड कैपिटल और डेफिशिएंसी लिस्ट बी में नहीं आएगा, याद रखना। अब बच्चे बोलेंगे सर अनकॉल्ड कैपिटल का क्या करते हैं? बेटा इसके लिए आपको करना पड़ेगा पार्ट 4 का इंतजार। आपको याद होगा दोस्तों, पार्ट 4 में मैंने कहा था कॉन्ट्रीब्यूटरीज, तो उसके लिए वेट करिएगा, उसमें बताऊंगा कि अनकॉल्ड कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिलहाल याद रखना कि लिस्ट बी में अनकॉल्ड कैपिटल नहीं आती और डेफिशिएंसी नहीं आती, क्योंकि आपको मैंने कहा था, अगर मान लीजिए, मैंने अभी 10 मिनट पहले आपको बताया कि अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो वो लिस्ट ई में चली जाती है। लिस्ट बी में अगर मान लीजिए आपका एसेट 1 लाख रुपए का है, क्रेडिटर को देना है 1,20,000, तो 20,000 तुम्हारी डेफिशिएंसी आती है, उसको उठा के कहां डाल देते हैं? लिस्ट ई में। ठीक है। फिर आता है फंडा नंबर 4, F4, लिस्ट डी। लिस्ट डी में एक नोट 2 कवर होगा। याद है नोट 2 क्या था? ये देखो दोस्त, वापस से रिवर्स गियर पे आते हैं। नोट 2 क्या था? नोट 2 था डिबेंचर होल्डर्स।
नोट 2 था मेरे बच्चा डिबेंचर होल्डर्स, तो बच्चे अच्छे से देख लें नोट 2 क्या था दोस्त, डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स के बारे में हम क्या कहते हैं बेटा, जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो हम मानेंगे डिबेंचर होल्डर्स का फ्लोटिंग चार्ज होता है। डिबेंचर होल्डर्स का कौन सा चार्ज होता है बच्चा, फ्लोटिंग चार्ज। बेटा ये थोड़े से हमारे टाइपिस्ट भैया ने चेंज लिखा हुआ है, आप इसको चेंज मत करना, आप इसको लिखना चार्ज। माफ कर देना दोस्त, टाइपिंग एरर्स थोड़े बहुत पॉसिबल हैं, पर चिंता मत करिए, मैं आपको ठीक कराता रहूंगा। सो बच्चे याद रखेंगे, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड डिबेंचर होल्डर्स एज्यूम टू हैव फ्लोटिंग चार्ज। डिबेंचर होल्डर्स एज्यूम टू हैव फ्लोटिंग चार्ज, उनका हमेशा क्या माना जाएगा, फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज नहीं मानते। इसलिए मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया कि एसओए के सारे डिबेंचर होल्डर्स का फ्लोटिंग चार्ज होता है, राइट। और लिस्ट ई में खतरनाक बात याद रखना, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करनी है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के बारे में कोई खास बात बताता हूं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। बच्चा बोलेगा सर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बिल डिस्काउंट करवाया बैंक से, पॉसिबल है कि जिस पार्टी से बिल लिया हो, बिल मतलब बिल रिसीवेबल, तो जिस पार्टी से बिल लिया हो वो उसको डिसऑनर कर दे, पैसे ना दे। पॉसिबल है ना, यस सर पॉसिबल है। तो अगर मान लीजिए वो पार्टी उस बिल को डिसऑनर कर दे, पैसे ना दे, फिर बिल तो डिसऑनर हो गया, तो उस केस में वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती बेटा, क्योंकि पैसे पे कर भी सकती है पार्टी, नहीं भी कर सकती, ठीक है, दैट इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। सो बच्चा ये बात याद रखेंगे, बिल डिस्काउंटेड एक्सपेक्टेड टू बी डिसऑनर्ड। मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का, तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी सारी लिस्ट ई में आती है, बट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के ऊपर एक जलवा बताता हूं। क्या जलवा क्या है सर, जलवा जलवा जलवा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को डेफिशिएंसी में भी दिखाते हैं एज अ लॉस। सो याद रखना बच्चा, पूरे टॉपिक में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एक ऐसी आइटम है जो एसओए में भी आती है, लिस्ट ई में, और डेफिशिएंसी में भी आती है। बाकी आप देखोगे कोई भी ऐसी आइटम है जो ऐसी नहीं है जो कॉमन होती है, जो दोनों में आती हो। मैं दोबारा से बोल रहा हूं बच्चा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज द ओनली लायबिलिटी which actually appears in list E also in SOA and which is also shown in deficiency account as a loss. So contingent liability क्या है बेटा, जलवा। contingent liability क्या है बच्चा, जलवा, राइट फ्रेंड्स। सो बच्चों को मैं रेकमेंड करूंगा बेटा फटाफट से इसको नोट कर लें, 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से नोट कर ले, रिवाइज कर लें, एंड देन वी मूव ऑन टू द मेन पार्ट। सर अभी बाकी है, यस मेरे बच्चा, अभी थकना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, अभी पिक्चर बाकी है, मेन पार्ट तो बाकी है। क्या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या थे, नोट नंबर 1 दोस्त याद रखना, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या थे, नोट नंबर 1, ठीक है। तो सारे बच्चा फटाफट से नोट 1 में आने से पहले बच्चों को मैं रेकमेंड करूंगा दोस्त, इसको आराम से सारा कुछ नोट कर लो, नोट कर लो, समझ लो, रीड कर लो, फिर हम आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे, ठीक है गाइस। फटाफट से बच्चा, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलिए, आई होप अब तक सारे प्यारे बच्चों ने प्रॉपरली सारा कुछ एक बार गो थ्रू कर लिया होगा दोस्तों। बहुत ज़रूरी भी था बेटा, क्योंकि आप लोगों का सारा कुछ एक बार गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है बेटा। अब इसके बाद मेरे दोस्त हम आएंगे यहाँ पर एक मेन कॉन्सेप्ट पे, जिसे हम कहते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब सवाल उठता है दोस्त, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं? देखिए, आप लोगों को पहले मेरे साथ समझना है, नोट नंबर 1 लिखेंगे बेटा हेडिंग में कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो लेट्स राइट ऑन द हेडिंग नोट नंबर 1, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं। बेटा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपको नाम से ही पता लग जाएगा। जैसे आप देखोगे, थोड़ा सा नाम इसका जब देखोगे, प्रेफरेंशियल मतलब इनको प्रेफरेंस देना है। क्या सीन है दोस्त? इनको ना प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि पहले पैसा इनको देना है। आप नोटिस करोगे बच्चा, जब आप इसमें चेक करते हो एसओए की लिस्ट के अंदर, एसओए की लिस्ट में सबसे पहला जो लायबिलिटी आती है वो लिस्ट सी आती है। लिस्ट सी कौन है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो पहले पैसा इनको दिया जाता है। सिक्योर्ड को देने के बाद सबसे पहली जो पेमेंट की जाती है वो की जाती है प्रेफरेंशियल को। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है सेक्शन 326, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 326 होता है बेटा, जिसे कहते हैं ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। तो लिख लीजिए फटाफट से, सेक्शन 326 ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। सेकेंड क्या होता है बेटा? सेक्शन 327, जिसको कहते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की डिटेल्स। सो बच्चा, ये हमारे पास क्या है? सेक्शन 326 ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स, सेक्शन 327 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, तो सेक्शन 326 और 327 क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे आपको पता लगेगा दोस्त की प्रेफरेंशियल क्रेडिटर किस चिड़िया का नाम है। तो बेटा पहले ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स क्या होती है? देखिए, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कौन होते हैं? ओवर राइडिंग मतलब सबको छोड़ के पहले इनको पे करो। गेटिंग इट? सब कुछ छोड़ के पहले इनको पे करो, तो इसे कहते हैं ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। जैसे वर्कमैन के ड्यूज। बेटा जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं, जो वर्कमैन होते हैं, कहते हैं कंपनी बंद हो रही है, बट बेचारे उन्होंने तो काम कराया ना यार, उनके तो पैसे दो पहले। तो सेक्शन 326 कहता है बेटा सबके पैसे बाद में, वर्कर के पहले पैसे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या आता है? सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, कहता है सो मच ऑफ द डेब्ट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज कुड नॉट बी रियलाइज्ड बाय हिम बिकॉज ऑफ चार्ज इन फेवर ऑफ वर्कमैन। सर क्या मतलब? देखिए, कहता है यार अगर मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास भी है, ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास भी है, बट उस प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा ऐसा था कि उस प्रॉपर्टी में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास कुछ हिस्सा था। ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो देना उस प्रॉपर्टी से दे दो। अगर उस प्रॉपर्टी से कोई पैसा बचता है तो आपने उसका शेयर भी वर्कमैन को देना है। सर समझ में नहीं आया। बेटा चिंता क्यों करते हो, इसके ऊपर एक करते हैं प्रॉपर एग्जांपल कि कैसे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अपना वर्कमैन के बीच में पैसा बांटा जाता है। देखो यहां पर हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं लिस्ट बी से पंगा। ये क्या है बेटा? ये लिस्ट बी से पंगा है। सिंपल सी बात करता हूं कि जब आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं प्रेफरेंशियल वाले, उनका पंगा पड़ता है लिस्ट बी के साथ। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, तो आप वहां पर उसके बाद बोलेंगे सर समझ में आ गया। तो फिलहाल आप अभी लिख लीजिए, सो मच ऑफ डेब्ट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज कुड नॉट बी रियलाइज्ड बाय हिम बिकॉज ऑफ चार्ज इन फेवर ऑफ वर्कमैन। बिकॉज ऑफ चार्ज इन फेवर ऑफ वर्कमैन। अब इसको प्रॉपरली समझाता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो दोस्त, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल है दोस्त,
मान लो सिक्योर क्रेडिटर्स हैं लैंड बिल्डिंग के 4 लाख, मतलब लैंड बिल्डिंग इनके आगे प्लेज करी हुई है, 4 लाख रुपया आपने क्रेडिटर्स को देना है। ठीक है, सो बच्चे क्या करें बेटा, साथ साथ एग्जाम्पल नोट कर लें। सिक्योर क्रेडिटर्स को हमने 4 लाख रुपए देना है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल उस लैंड बिल्डिंग की मेरे बच्चा ईआरवी कितनी है, 3 लाख। ईआरवी कितनी है बच्चा, 3 लाख, मतलब 4 लाख रुपए क्रेडिटर को देना है। बिल्डिंग को बेचने गए तो पता लगा सिर्फ 3 लाख मिल रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं दोस्त? 4 लाख रुपए क्रेडिटर को देना है, बिल्डिंग को बेचने गए तो पता लगा भाई खाली 3 लाख मिलता है। चलो कोई बात नहीं। वर्कर को देना है वेजेस एंड सैलरीज देनी बेटा 5 महीनों की एट द रेट ऑफ 2000 पर मंथ, मतलब 5 महीने की सैलरी 2000 पर मंथ, तो इसका मतलब हो गया 10,000 रुपए देना वर्कर को। उनकी कोई हॉलिडे रेम्युनरेशन बेटा कोई आउटस्टैंडिंग है 2000 रुपए, उसको हमने कोई वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर 8,000 रुपए देना है, सब वर्कर का ही है। और प्रोविडेंट फंड का पीएफ का 80,000 देना है, तो बेटा सब तो वर्कर को जाना है। तो वर्कर को बेसिकली आपने देना क्या क्या है? अगर आप बात कर रहे हो 10,000, 2,000, 8,000, 80,000, बेटा वर्कर को टोटल आपने लाख रुपया देना है। एग्जाम्पल समझ में आ गया दोस्त? तो आपने वर्कमैन को देना टोटल लाख रुपया, जिसको कहते हैं वर्कमैन ड्यूस। ठीक है। अब जो लिस्ट बी से पंगा था हमारा, जो मैंने आपको ये वाली लाइन बताई थी, क्या था? सो मच ऑफ डेब्ट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज कुड नॉट बी रियलाइज बाय हिम बिकॉज ऑफ चार्ज इन फेवर ऑफ वर्कमैन। सर ये समझ में नहीं आया बेटा, अभी आएगा समझ में, क्यों चिंता करते हो? एग्जाम्पल सुनो। तो मैंने आपको बताया बेटा 4 लाख रुपए के क्रेडिटर्स, 3 लाख रुपए की ईआरवी, अपने वर्कर को देना 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया कैसे देना है मैंने आपको बता दिया। वर्कर की ये 4 आइटम्स हैं, कौन कौन सी? 10,000 की वेजेस सैलरीज, 2,000 के अक्रूड हॉलिडे रेम्युनरेशन, 8,000 वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, प्रोविडेंट फंड 80,000। अब एक बात बताओ, क्रेडिटर्स का कितना है बेटा? 4 लाख। वर्कर का कितना है? 1 लाख। ठीक है। अब क्रेडिटर्स का कितना है? 4 लाख। वर्कर का कितना है? 1 लाख। रेशो क्या बन गया बेटा? 1:4। क्रेडिटर्स को तुमने देना है 4 लाख। एससी मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, एससी मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो वर्कर को देना है, उनको देना है 1 लाख। फिर उनको कितना देना है बेटा क्रेडिटर्स को? 4 लाख। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये 3 लाख की है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे भाई? हम बोलेंगे एक काम कर वर्कमैन भाई, तेरा हिस्सा बनता है 1:4 के हिसाब से 1/5। तो 1/5 3 लाख का हम दे देंगे किसको? वर्कमैन को। उसको बोलेंगे भाई तू ले जा। तो बिल्डिंग का जो 3 लाख रियलाइज होना है उसका 1/5 वर्कमैन को देना है। क्यों? बिकॉज कंपनी में क्लॉज है कि भाई ये जो बिल्डिंग है ना, इसमें वर्कमैन का भी चार्ज है। याद रखना, बिल्डिंग में कई बार क्या होता है, हम कोई एसेट के अंदर वर्कमैन का भी चार्ज डाल देते हैं। सो उस केस में हम क्या करेंगे दोस्त? 60,000 रुपया देंगे वर्कमैन को उस 3 लाख में से, और 2,40,000 देंगे सिक्योर क्रेडिटर्स को। ठीक है। तो अब यहां पर वर्कमैन को टोटल कितना देना था बच्चा? लाख रुपया देना था, है ना? लाख रुपया देना था। वर्कमैन को बोलेंगे यार तू खुश रहे। क्यों? उसको बोलेंगे भाई देख, तेरा जो लाख रुपया है ना बच्चा, तेरा जो लाख रुपया है, इस लाख रुपए में से 60,000 रुपया तेरा तो लिस्ट बी में चला जाएगा, क्योंकि तू सिक्योर्ड है। ठीक है, क्योंकि तू सिक्योर्ड है। और बाकी 40,000 तेरा हम लिस्ट सी में डाल देंगे, क्योंकि वो प्रेफरेंशियल है, देना तो वो भी है। तो कई बार क्या होता है दोस्त, हम लोग वर्कमैन को प्रॉपर्टी के अंदर चार्ज दे देते हैं। ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं? अब ये सारी बातों का सारांश क्या निकला? सारी बातों का बच्चा सारांश ये निकला कि हम वर्कमैन को क्या करते हैं, कहते हैं यार जो तुम्हारा देना है 1 लाख और जो क्रेडिटर का देना है 4 लाख, उसका रेशो ले लो 1:4। अब वर्कमैन का जो प्रॉपर्टी आ रही वो 3 लाख की आ रही, 3 लाख का 1/5 वर्कमैन को दे दो।
ठीक है। अब वर्कमैन को आपने क्या क्या देना है, वर्कमैन को 60,000 रुपये देना है, वो तो पक्का ही है, प्रॉपर्टी के साथ है, उसको मिल जाएगा, और आपने उसको बाकी 40,000 और देना है। मतलब 1 लाख में 60,000 वर्कमैन का ट्रीट हो गया लिस्ट बी की तरह, उसको वो भी मिलेगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी बिकेगी, उसको पैसा मिल जाएगा, और 40,000 रुपया वो चला जाएगा उसका लिस्ट सी की तरह, क्योंकि वो किस में है बच्चा, वो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर। सो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी ये बात, और बेचारे सिक्योर क्रेडिटर्स को इससे थोड़ा सा नुकसान होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर क्या सिक्योर क्रेडिटर्स इस नुकसान को बर्दाश्त करेंगे? बेटा उनको पहले से पता होता है कि जिस प्रॉपर्टी पे उनका चार्ज है उस पे वर्कमैन का भी चार्ज है, और याद रखना ये कंपनी के क्लॉजेज में और डीड्स में मेंशन होता है पहले से। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अपनी सिक्योरिटी देने के पहले ही उस डीड में मेंशन कर देते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी में सिर्फ उनका चार्ज नहीं है, वर्कमैन का भी चार्ज है। राइट, ओके। तो ये था हमारे पास सेक्शन 326। सो बच्चा अब इसके बाद आता है सेक्शन 327, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की डिटेल्स। डिटेल्स मतलब अब मेरे भाई आपको सिंपल सा फंडा समझना है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की डिटेल्स मतलब पहले प्रेफरेंस देना है, पहले प्रेफरेंस देना है, इनको भी पहले इनको प्रेफरेंस देना है। किनको? सबसे पहले बेटा आप क्या करें, आप सुन लें। सर नोट करें नहीं बेटा, 2 मिनट सुन लें, 2 मिनट प्यार से सुन लो, फिर आराम से नोट करना, कोई चक्कर नहीं है। सबसे पहली बात क्या है, पहला, जितने भी सरकार को तुमने रेवेन्यू टैक्सेस देने ना पिछले 12 महीनों के, मतलब वाइंडिंग अप से पिछले 12 महीने, सपोज कर लो तुम्हारा जो वाइंडिंग अप प्रोसेस है, मेरी बात को समझ लीजिएगा, सपोज तुम्हारा वाइंडिंग अप प्रोसेस जो है सारा अप्रूव्ड हो गया एज ऑन 31 मार्च 2020। सो इससे पिछले 12 महीने मतलब 31 मार्च 19 से लेकर 2020 तक के जितने भी तुमने टैक्सेस सरकार को पे करने हैं वो सारे यहां पर प्रेफरेंशियल माने जाएंगे, मतलब यू हैव टू पे देम फर्स्ट। राइट, एम्प्लॉइज की सारी वेजेस सैलरीज याद रखना, ठीक है, कम से कम 4 महीनों की जो उनकी तनख्वाह होगी वो प्रेफरेंशियल होती है। सर कम से कम 4 महीने मतलब, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए इसी पीरियड के दौरान किसी एम्प्लॉय को आपने 7 महीनों की सैलरी देनी है, किसी एक एम्प्लॉय को आपने 7 महीनों की सैलरी देनी है, उस 7 महीने में से 4 महीने जो होंगे बेटा तुम उसको प्रेफरेंशियल मानोगे। मान लो एम्प्लॉय को तुमने इन 12 महीनों के दौरान के अंदर 7 महीने की सैलरी नहीं दी। मान लो दोस्त जैसे कोविड आ गया तो भाई 1920 का साल हमारा जो है मान लो खराब हो गया सारा, हमने एम्प्लॉय को 7 महीने की सैलरी नहीं दी। आज हमारी कंपनी जो है लिक्विडेट हो रही है, कंपनी बंद हो रही है जी, क्योंकि कंपनी के हालात बड़े खराब है। ठीक है जी, अब कंपनी बंद हो रही है जी, कंपनी हम लोग अपने हालात बहुत खराब है भाई, हम लोग अब पैसे नहीं पे कर सकते, तो बोलते ठीक है तुम अपने एसेट वगैरह बेचो, जो 4 महीने की सैलरी होगी उसको प्रेफरेंशियल मानेंगे, बाकी 3 महीने की सैलरी को हम फिर उसको अनसिक्योर्ड में डाल देते हैं। तो याद रखना दोस्त, याद रखना, जो नॉर्मल एम्प्लॉयज की सैलरी होती है वो 4 महीने तक की क्या मानते हैं, प्रेफरेंशियल। अच्छा, कोई भी एम्प्लॉय को आपने हॉलिडे रेम्युनरेशन देना है, प्रेफरेंशियल है। हॉलिडे रेम्युनरेशन जैसे कहते हैं ना लीव सैलरी, आपने टैक्स में टॉपिक पढ़ा होगा, लीव सैलरी, एम्प्लॉय छुट्टी पे जा रहा है तब भी उसको तनख्वाह मिलती है। ठीक है, कोई भी अमाउंट उसको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर देना है, कोई भी अमाउंट उसको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में देना है, कोई भी अमाउंट उसको ग्रेच्युटी फंड, पेंशन फंड, कोई वेलफेयर फंड में पैसा देना है, सारा का सारा पैसा बेटा, या कोई भी इन्वेस्टिगेशन के एक्सपेंस देने हैं। कई बार कंपनीज क्या करती है, लिक्विडेशन के टाइम पे, लिक्विडेशन क्यों हो रहा है, इसके रीजंस क्या हैं, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आता है और वो इसको इन्वेस्टिगेट करता है। राइट, सो इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंस कंपनी पे करती है, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंस होता है बच्चा, वो भी आपको प्रेफरेंशियल के तौर पे पहले उसको देना पड़ेगा।
अब बच्चे आप नोट कर सकते हैं बड़े आराम से। एक बार मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूं। सेक्शन 327 के अंदर क्या आता है बेटा, सारे टैक्सेस सरकार को 12 महीनों के, किसी एम्प्लॉय की सैलरी जो कम से कम 4 महीने की उसकी प्रेफरेंशियल मानी जाती है। ठीक है, मतलब वाइंडिंग अप के पिछले 12 महीने के अंदर जो, मान लीजिए फॉर किसी एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय की सैलरी 7 मंथ्स की ड्यू थी, तो कम से कम 4 महीने प्रेफरेंशियल ले लेंगे, 3 महीने की अनसिक्योर्ड ले लेंगे। इसकी डिटेल के लिए भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा बच्चा थोड़ा सा कर लो इंतजार, क्योंकि अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें होंगे क्वेश्चंस। तो जैसे ही तुम क्वेश्चंस करोगे तुम्हें आएगा मजा। तो थोड़ा सा कर लो दोस्त, इसके लिए वेट, उससे तुम्हें पता लग जाएगा ये 4 महीने का फंडा क्या है। तो मैं बच्चों को रेकमेंड करूंगा 4 महीने सोचना और घबराना नहीं, क्योंकि जैसे ही हम क्वेश्चन शुरू करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और चिंता मत करिए, हमारा अगला लेक्चर क्वेश्चंस का ही है। ठीक है, और जो भी हमारी हॉलिडे रेम्युनरेशन है, जो एम्प्लॉय की लीव सैलरी होती है, एम्प्लॉय को स्टेट इंश्योरेंस मतलब जो एम्प्लॉय को इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, एम्प्लॉय को वर्कमैन कंपनसेशन का पैसा मिलता है, एम्प्लॉय को पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड का पैसा मिलता है, या कोई इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंस होते हैं, ये सारे प्रेफरेंशियल होते हैं। तो दोस्तों हमने आज जो सारा कुछ करा, हमने पार्ट 1 का एक बार सारा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। आई होप आपको सारा पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा, बेटा माय नंबर इज रनिंग नीचे, आप देखोगे मेरा नंबर नीचे स्लाइड में आ रहा है, तो आप बेटा मुझे उसमें मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये पर्टिकुलर डाउट है, प्लीज क्लेरिफाई कर दो। सो गाइज मेक थिंग वेरी क्लियर कि जब आप कल की क्लास में बैठ रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आज की क्लास के सारे नोट्स प्रॉपर्ली पढ़ के फिर कल की क्लास में बैठना। सो दोस्तों मैं ये उम्मीद करूंगा कि कल जब आप मेरे साथ क्लास को ज्वाइन करेंगे, आपने डेफिनेटली आज के नोट्स पढ़ लिए होंगे। एसओए क्या है, डेफिशिएंसी अकाउंट क्या है, जो हमने फंडास करे हैं, फंडास ऑफ एसओए एंड डेफिशिएंसी अकाउंट, उसको प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड द मेन पॉइंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। राइट, चलिए दैट विल बी ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू बच्चा लोग।